तो आज हम बात करेंगे अध्याय 5 की जैव विक्रम की। तो यह क्लास 10th, इस हाइट से आप समझ ही गए होंगे। क्लास 10th का सब्जेक्ट जो है यानी विषय जो है वो है विज्ञान, और ये अध्याय है 5 जैव विक्रम के सारे क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर आज हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है, यानी पर्याप्त नहीं है। जैसे कि एक कोशिकीय जीव होता है तो वो तो पूरी तरह से वायुमंडल की मतलब कि से संपर्क में रहता है, तो इसके लिए इसको तो मतलब कि इसकी तो आसानी से ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। लेकिन बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव, जैसे हम जैसे लोगों की, मतलब इंसान हो गए, जीव जंतु, बड़े बड़े जीव जंतु के, वो सब हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती हैं, जैसे जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं हमारे जैसे। अतः साधारण विसरण द्वारा सभी कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि यह अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। इसलिए वहन द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, पूछा गया था हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है, क्योंकि यह जो मतलब कि बहुकोशिकीय जीव हैं उनकी सभी कोशिकाएं आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण हम निम्न मापदंडों पे करेंगे। गति, मतलब पहला है जो मापदंड वो है गति, यानी कि उसमें गति होना चाहिए। जैसे एक इंसान है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, चूहा है, बिल्ली है, तो वो गति कहते हैं। वृद्धि, एक पौधा है वो इतना होता है फिर बड़ा हो जाता है, तो इस तरह से वृद्धि भी। श्वसन यानी कि सांस, तो ये नसिका द्वारा लेते हैं, ये पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं उनके द्वारा लेते हैं। उत्तेजनशीलता और पोषण यानी कि खाना खाने की प्रक्रिया, जिसको अपन आगे भी देखेंगे। तो ये सारे मापदंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस जीव द्वारा कच्ची सामग्री किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। मतलब एक कोई भी जीव है तो वो किन कच्ची सामग्रियों का यूज करता है। किसी जीव द्वारा निम्न कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। पहला, खाद्य पदार्थ कार्बन आधारित होते हैं, यह जीवों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हैं। फिर अगला है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कैसे, ऑक्सीजन श्वसन तथा ओटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। जल, भोजन के पाचन तथा शरीर के अंदर अन्य कार्यों के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का एक आवश्यक घटक है। तो ये कच्ची सामग्री है जो अपन ने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानते हैं। तो इस चैप्टर में जितने हैं वो सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बिना अपन का जीवन बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जीवन के अनुरक्षण के लिए सभी जैव क्रियाएं आवश्यक होती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि आदि। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, स्वपोषी और परपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो एक तरफ लिख देना है स्वपोषी, एक तरफ लिख देना है विषमपोषी। पहला है, यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वपोषी कहते हैं। और विषमपोषी, इनमें जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है, उदाहरण शाकाहारी, मांसाहारी और मृतजीवी। नेक्स्ट है, इस पोषण में मतलब स्वपोषी पोषण में CO2, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। विषम पोषण में एक क्रिया नहीं होती, जैसे हमारे अंदर है तो हमारे अंदर क्या ये प्रोसेस होती है, बिल्कुल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पोषण हरे पौधे तथा साइनोबैक्टीरिया में होता है, यानी नीले हरे शैवाल में और हरे पेड़ पौधों में होता है। और जो विषमपोषी पोषण है, यह पोषण सभी जंतुओं में, मानव में, परजीवी में, कवक आदि में होता है, ठीक है। तो ये स्वपोषी और परपोषी में अंतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं।
तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री तथा उनके स्रोत निम्न है। जल कहाँ से प्राप्त करते हैं पौधे? यस, ये मान लो प्रकाश संश्लेषण के लिए एक पेड़ है, तो ये पानी कहाँ से लेके आएगा पत्तियों में खाना बनाने के लिए? तो ये जड़ें हैं जो इधर से आ जाएगा। किसके द्वारा आता है? जाइलम के द्वारा आता है। और यहाँ से बना बनाया खाना पूरे शरीर में कैसे जाता है? फ्लोएम के माध्यम से जाता है। आगे पढ़ेंगे अपन। तो जल कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे की जड़ों से। नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे इसे वायुमंडल से रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये जो पत्ती होती है उसमें स्टोमेटा होते हैं जो खुलते और बंद होते हैं, उनसे क्या ली जाती है? ऑक्सीजन, वो CO2 ली जाती है। अगला है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। पत्तियां हैं ना, इनमें ही होता है क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। अगला है सूर्य का प्रकाश। तो ये सूर्य से प्राप्त होता है। तो 4 तो सामग्री है वो अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे आमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। पहला, आमाशय में HCl अम्ल की भूमिका आमाशय रस को अम्लीय बनाना है, क्योंकि एंजाइम पेप्सिन केवल अम्लीय माध्यम में ही प्रभावशाली ढंग से प्रोटीन का पाचन कर सकता है। और प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है मतलब कि पेप्सिन के वजह से, पेप्सिन एंजाइम की वजह से। तो अपन को माध्यम कैसा? अम्लीय बना देता है HCl। नेक्स्ट है अम्ल का एक अन्य कार्य यह भी है कि ये भोजन में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है। नेक्स्ट है अधपच भोजन को किण्वन नहीं होने देता। ठीक है, जो आधा पचा खाना है उसका किण्वन नहीं होने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचक एंजाइम का क्या काम है? तो पाचक एंजाइम अघुलनशील जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं ताकि क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा सरलतापूर्वक अवशोषित कर लिए जाए। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया। पाचक एंजाइम, तो पाचक एंजाइम का काम क्या है? पाचक एंजाइम का काम है मतलब जो जटिल कार्बनिक अणु हैं उन्हें बहुत ही उसमें तोड़ देना, छोटे छोटे सरल पदार्थों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? उत्तर, क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसी प्रवाद होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में होती हैं, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक भेज देती हैं, पहुंचा देती हैं। नेक्स्ट है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? मतलब जो जैसे कि एक इंसान है तो इंसान कहाँ से कर लेता है भोजन प्राप्त? हवा, मतलब CO2, भोजन नहीं CO2। और जो ये पर्यावरण है ना, इसमें CO2 है तो उस CO2 नहीं सॉरी O2, तो उसको ले लेता है। लेकिन जो जल में है जीव, तो एक मछली मान लेते हैं, कोई मछली है, तो मछली के लिए क्या ज़रूरी होता है? मछली के लिए जो जल में घुली है ऑक्सीजन वो लेनी पड़ती है, जो कि काफ़ी कठिन काम है। तो आइए देखते हैं। जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, द्रुत गति से होती है, यानी कि धीमी गति से होती है। दूसरा लाभ क्या है? स्थलीय जीवों में ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंग द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ जलीय जीवों में तो नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं? तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ इस प्रकार हैं। तो मान लो एक ग्लूकोज है, कोशिका द्रव में पायरुवेट बनता है। अब अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो ईस्ट में क्या होगा? एथेनॉल और CO2 और ऊर्जा के 2 अणु, मतलब कार्बन के 2 अणु निकल जाएंगे। अगर CO2 है लेकिन कम है, अभाव है, तो क्या बनेगा? हमारी पेशियों में ऐसा होता है कभी कभी, जब कभी ऑक्सीजन नहीं होती तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है।
और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 और H2O यानी कि पानी H2O लिखना था, HO2 लिख दिया इन्होंने, H2O था इधर, ठीक है, और ऊर्जा। तो ए है ग्लूकोज के विभिन्न जीवों ऊर्जा प्राप्त करने का पथ। आगे देखते हैं, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन मानव शरीर के फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों की कोशिकाओं की रुधिर वाहिकाओं में RBC होते हैं, जिसमें मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा सभी ऊतकों एवं अंगों तक पहुंच जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में देखें तो ऑक्सीजन की अपेक्षा CO2 जल में अधिक विलय होता है, मतलब घुलने वाला होता है। इसलिए ऊतक से फेफड़ों तक परिवहन हमारी रुधिर यानी प्लाज्मा में विलय अवस्था में होता है। तो मतलब कि RBC में घुले हीमोग्लोबिन में होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो सभी ऊतकों तक पहुंच जाता है। और जो मतलब कि ये CO2 है तो ये मतलब क्या करता है, सभी ऊतकों से फुफ्फुस तक रुधिर में यानी प्लाज्मा में विलय होकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस यानी कि मानव फेफड़े में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है। आंसर है फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी नलिकाओं में विभाजित है, मतलब बहुत ही छोटी नालिकाओं में विभाजित है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतर्गत हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का विनिमय हो सकता है। यदि कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 से 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ढक लेगी। इस तरह हमारे फुफ्फुस गैसों के विनिमय के लिए अधिकतम क्षेत्रफल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के कार्य क्या हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक हैं हृदय, रुधिर वाहिकाएं और रुधिर। उनके कार्य इस प्रकार हैं। तो हृदय यह पंप की तरह कार्य करता है, ठीक है। और रुधिर वाहिकाएं, तो रुधिर वाहिकाओं में कौन कौन आता है, धमनी आती हैं। धमनी क्या करते हैं, हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं, मतलब शुद्ध रक्त लेके जाती हैं। सिराएं हैं, तो सिराएं विभिन्न अंगों से हृदय तक वापस डीऑक्सीजनेट रक्त शुद्धिकरण के लिए लाती हैं। कोशिकाएं, धमनी छोटी छोटी जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं, इंग्लिश सही है इसका। धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थ का विनिमय होता है। तीसरा है रुधिर यानी कि रक्त यानी ब्लड। यह परिवहन का माध्यम है जो निम्न से बना होता है, प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा भोजन के अणुओं, CO2, नाइट्रोजन बज्र पदार्थ मतलब कि नाइट्रोजन वेस्टेज, लवण, हार्मोन, प्रोटीन आदि का विलीन रूप में वहन करता है, ठीक है, प्लाज्मा। RBC इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ले जाती हैं। WBC संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है। यह शरीर में आए रोगाणुओं को मारकर शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। प्लेटलेट्स रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारी और तथा पक्षियों के ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलाने से रोकता है तथा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। क्योंकि पक्षी और स्तनधारी जंतुओं को अपने शरीर के तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए यह बहुत लाभदायक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। तो उच्च संगठित पादप में निम्नलिखित वहन तंत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। जाइलम क्या कहते हैं, जाइलम ऊतक पादप के जड़ से खनिज, लवण तथा जल इसके सभी अंगों तक पहुंचाता है। जाइलम
ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं और वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक जाल बनाती हैं जो पादप के सभी भागों से संपृक्त होता है। फ्लोएम क्या कहता है? भोजन तथा अन्य पदार्थों का संवहन ट्रांसलोकेशन पत्तियों से अन्य सभी अंगों तक फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? पादपों नहीं लिखना होगा, पादपों लिखना होगा। पादपों में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में हैं तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। यह दाब जल को ऊंचाई तक पहुंचाने में पर्याप्त नहीं होता। पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा रंध्र से जल की हानि होती है जो एक चूसण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। अतः वाष्पोत्सर्जन कर्षण जल की गति के लिए एक मुख्य प्रेरक बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के ऊतक उत्पाद के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। यह पदार्थ विशेष रूप से जड़ के अन्य भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जन से रिलेटेड। वक्राणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। उत्तर है मानव शरीर में 2 वक्र यानी किडनी होती हैं। प्रत्येक वक्र नेफ्रॉन की अनेक इकाइयों से बना होता है। नेफ्रॉन यानी वक्राणु वृक्क की यानी कि किडनी की क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन में कप के आकार का बोमन संपुट यानी कि बोमन्स कैप्सूल होता है जिसमें कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस होते हैं। यह रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जो एफरेंट कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। एफरेंट धमनियां अशुद्ध रक्त नेफ्रॉन तक लाते हैं। कप के आकार का बोमन संपुट वक्राणु के नलिकाकार भाग का निर्माण करती है जो संग्राहक वाहिनी से जुड़ा होता है। क्या हो गई? ए हो गई संरचना। क्रियाविधि क्या होती है? तो क्रियाविधि में होता है वक्र धमनी ऑक्सीजनित रुधिर लाती है जिसमें नाइट्रोजीवज्ज यानी कि नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं। मूत्र बोमन संपुट में स्थित कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस में फिल्टर होकर कुंडली के आकार में नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में पहुंचता है। मूत्र में कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल पाए जाते हैं जो पुनः इस नलिकाकार भाग में अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके बाद मूत्र संग्राहक वाहिनी में एकत्र हो जाता है तथा मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है जहाँ से मूत्राशय में मूत्र चला जाता है। अतः प्रत्येक वक्र में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिकाकार मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है जो वक्र को मूत्राशय से जोड़ती है। तो इसका यहाँ पे डायग्राम नहीं बना है। इसका कुछ इस तरह से कप के आकार का डायग्राम होता है। एक ग्लोमेरुलस होते हैं और ये फिर ऐसे इधर से जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है इसका पूरा का पूरा
स्ट्रक्चर। तो इसमें पहले फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस में, फिर वोमन संपुट में फिर से होता है, ताकि कोई भी वो अच्छी चीज़ निकल ना जाए और बुरी चीज़ रह ना जाए। और वो मूत्र वाहिनियों में तो अपन ने ए वाला डायग्राम आप सबने पढ़ा होगा, ए वाला मतलब इससे बनाने में थोड़ा सा वो होता है। तो ऐसे होते हैं इस तरह से, और ए होती हैं मूत्रवाहिनियाँ और ए होता है मूत्राशय और फिर निकल जाता है। ठीक है, तो ए वाला चित्र इधर बताया नहीं गया है, लेकिन वो यूज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जी उत्पादक से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो ये तो मानव में है उत्सर्जी ऊतक, जो जिनको अपन ने ऊपर पढ़ा वक्र को। अब बात करते हैं कि पेड़ पौधे कैसे करते हैं। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्न विधियों का उपयोग करते हैं। पहली है प्रकाश संश्लेषण में O2 उत्पाद के रूप में तथा CO2 श्वसन क्रिया में रंध्रों द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। तो O2 उत्पाद के रूप में निकल जाती है। नेक्स्ट है पौधे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। जैसे जल जाता है तो वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि पत्तियों द्वारा जल निकल जाता है। तीसरा है पौधों में निष्क्रिय पत्तियां समय समय पर अलग होती रहती हैं, जिनमें अस्पष्ट उत्पाद संचित होते रहते हैं। तो ये पत्तियां गिरती रहती हैं, अपन ने देखा होगा कि जब चाय पत्तियां गिर रही होती। नेक्स्ट पादपों में अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। तो गोंद देख ली। नेक्स्ट पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा यानी मिट्टी में उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। अब आगे मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। तो आइए बात करते हैं। आंसर है जल की मात्रा, पुनः अवशोषण, रीऑब्जर्वेशन, शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना जल की मात्रा पर तथा कितने विलेय व उत्सर्जी करना है पर निर्भर करती है, मतलब जो वेस्टेज है नाइट्रोजन का उस पर। नेक्स्ट जैसे गर्मी के दिनों में शरीर से अत्यधिक पसीने के द्वारा जल एवं लवण निष्कासित होते हैं, इसलिए वक्र के द्वारा छने फिल्टर हुए मूत्र में विद्यमान जल एवं लवण की अधिकांश मात्रा पुनः अवशोषित कर ली जाती है, अतः मूत्र कम मात्रा में उत्सर्जित होता है। इसके विपरीत सर्दियों में कम पसीना आता है, इसलिए मूत्र अधिक बनता है। जल एवं लवण पुनः अवशोषण हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है, अतः मूत्र निर्माण पर नियंत्रण रक्त के ऑस्मोटिक संतुलन को भी बनाए रखता है। ठीक है, अब हम करेंगे पाठ्य पुस्तक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है ऑप्शन ए पोषण से, ऑप्शन बी श्वसन से, ऑप्शन सी उत्सर्जन से, ऑप्शन डी परिवहन से। हम सब जानते हैं कि उत्सर्जन से। अब देखो ऐसे ही कितने और सवाल बन सकते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे वक्र है तो अपन को पता है, अब पोषण से पूछा जाता तो आमाशय हो जाता। अगर मतलब कि छोटी आंत बड़ी आंत ये सब पूछा जाता तब भी क्या होता, पोषण होता। श्वसन से क्या होते, फेफड़े होते। और क्या होता, ट्रैकिया, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक होता है फेरिक्स और पैरिक्स, ये सब इधर। उत्सर्जन से पूछा गया तो किडनी पूछ लिया, वृक्क पूछ सकते थे। परिवहन से पूछते तो क्या पूछ सकते थे, हार्ट पूछ सकते थे, मतलब हृदय पूछ सकते थे, आर्टरी वेंस मतलब कि धमनी सिरा, ये सब पूछ सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चन बनाना भी अपन को आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए है, जल का वहन करने के लिए, भोजन के लिए, अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और इसके लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों किसके लिए हैं, जंतुओं के लिए है। अब बात करते हैं जल का। तो हाँ, जाइलम क्या करता है, नीचे से यानी कि जड़ों से जल लेके जाता है, ऊपर से फ्लोएम
फूड यानी खाना लेके आता है, तो इस वजह से जल का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही, CO2 जरूरी है, क्लोरोफिल बिल्कुल, और सूर्य का प्रकाश वो भी जरूरी है, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरोवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो अपन ने ऐसा एक ग्लूकोज देखा था, ग्लूकोज से पेरोवेट बना था, 3 कंडीशन में बना था, ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो, ऑक्सीजन थोड़ी हो और ऑक्सीजन पूरी तरह हो। तो ये था हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सारी घटनाएं घट रही हैं कोशिका द्रव्य के बाद। तो और एथेनॉल ये ईस्ट में होता है, ये हमारी जब एब्सेंस हो मतलब कम हो ऑक्सीजन तो हमारी कोशिका में होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, एपिक्रम कहाँ होता है। तो आइए बात करते हैं कि एपिक्रम कहाँ होता है। और वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। लीवर द्वारा स्रावित पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह इमल्सीकृत क्रिया कहलाती है। पित्तरस अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशय से स्रावित लाइपेज एंजाइम क्रियाशील हो सके। लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। पचित वसा अंत में आंत की भित्री अवशोषित कर लेती है। इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ पे मैं एज इट इज़ क्वेश्चंस पढ़ूँगी, ताकि कई बच्चों के पास क्या है कि बेसिक रिसोर्सेज ही नहीं है, मतलब कि उनके पास ऐसा एक रिसोर्स नहीं है जहाँ से वो क्वेश्चन आंसर देख भी सकें। तो ये वैसी वीडियो है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह शामिल होंगे। समझने वाला देखना है तो एक एक करके आप डालते जाओ, आपको समझाने वाले वीडियो मिल जाएंगे मेरे। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन के पाचन में लार की भूमिका निम्नलिखित है। पहला, लार भोजन को गीला करता है, जिससे निगलने में आसानी होती है। दूसरा, लार में इमलेस एंजाइम होता है जो मंड स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित करता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलना, ठीक है। इसमें मौजूद लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, और इस तरह से लार भोजन के पाचन में अपनी भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, उसके उप उत्पाद क्या हैं। तो उत्तर है हमारे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। हमारे पौधे, सॉरी गलती से मुंह से निकल गया, हरे पौधे जो हैं वो स्वपोषी पौधे कहलाते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। पहली, क्लोरोफिल, यानी कि पौधों के हरे भाग में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, वो कहलाता है क्लोरोफिल। तो एक किसकी ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की। दूसरा, सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य से प्राप्त होता है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल यानी वातावरण से मिल जाती है। तो अब बात रहेगी किसकी, जल की। तो जल कहाँ से आता है, पौधे जड़ों द्वारा भूमि से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा बनाते हैं, और जल प्राप्त कहाँ से होता है, तो जड़ों से होता है, ठीक है। ये दूसरी लाइन हो गई इधर से। तो क्या क्या अपन को मिल गया, वातावरण से अपन को CO2 मिल गई, जड़ों से H2 मिल गई, क्लोरोफिल की उपस्थिति है और सूर्य का प्रकाश है। तो इस उपस्थिति में C2H12O6 यानी ग्लूकोज बन जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी और O2 मतलब कि जल वाष्प विसर्जित हो जाएगा। अतः कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। तो कौन कौन, जल और ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन होती है, अवायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सी अनऑक्सी के रूप में भी आएगा, तब भी ये लिख देंगे।
तो पहला पॉइंट है वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण खंडन होता है, जैसे कि विखंडन होता है, जैसे अपन ने ऊपर देखा। तो C6H12O6 बना था, अगर उसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विखंडित हो जाएगा CO2 और H2 और एनर्जी में। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा। लेकिन अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल अथवा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, 38 ATP। तो 38 ATP से बनता है एक ग्लूकोज का वो अणु। इसमें काफ़ी कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2 ATP। यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे ज़्यादातर पौधों में, जंतु में, मानव हो गया, हिरण हो गए, पक्षी हो गए, इन सब में भी ये मतलब की होती है, वायवीय श्वसन होता है। और वहीं बात करें अवायवीय श्वसन की, तो यह क्रिया निम्न जीवधारियों में, जैसे ईस्ट, फीताकृमि जो एक जीवी होते हैं उनमें होता है, मतलब एक कोशिका होते हैं उनमें होता है। नेक्स्ट है अकोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह केवल कोशिका द्रव में तथा मानव के पेशी कोशिका में होता है, जब कभी ऑक्सीजन कम होती है तो ये था वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं। तो उत्तर है कुपिकाएं एक सतह उपलब्ध कराती हैं। क्या उपलब्ध कराती हैं? सतह उपलब्ध कराती हैं, जिससे गैसों का विनिमय हो सके। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिरवाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है, जो वायु से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। क्या होता है उनमें? एक कुपिकाओं की जो भित्ति है ना, उनमें रुधिर वाहिकाओं का एक विस्तीर्ण जाल होता है। क्या होता है? जाल होता है, जो वायु से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, तथा रुधिर में विलय CO2 को कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कौन? ब्लड लाता है, ताकि CO2 हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। तो ये कुपिकाएँ थीं जो इस तरह से अभिकल्पित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो अपन जानते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड में क्या होती है? RBC होती है। RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमें आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी होगी तो क्या क्या होगा, ये देख लेते हैं। हम जानते हैं कि मानव श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। इसकी कमी के कारण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होगी और हम थकान का अनुभव करेंगे, हमारी श्वास गति भी बढ़ जाएगी। अतः हीमोग्लोबिन की मात्रा से एनीमिया होता है, जिससे अगर हम आयरन की गोली लेते हैं तो उससे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। तो दोहरा परिसंचरण का मतलब ये है हार्ट, ठीक है। तो यहाँ एक बार आता है ब्लड और फिर पंप होके 2 बार आता है, तो 2 बार आया ना, तो इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाती है। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनेट तथा विऑक्सीजनेट रुधिर को मिलाने से रोकता है। चूँकि हमारे शरीर में उच्च दक्षता की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जरूरी है। अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखने तथा निरंतर ऊर्जा पूर्ति के लिए यह परिसंचरण लाभदायक है। तो 2 चीज़ें हम ने कंप्लीट करी, दोहरा परिसंचरण की व्याख्या। तो दोहरा परिसंचरण क्या होता है कि मतलब कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड से ना मिले, तो इसलिए दायां और बायां पार्ट किए गए हैं। और ये क्यों आवश्यक है? तो हमने जाना कि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारा काम करना है, तापक्रम भी बना के रखना पड़ता है, निरंतर ऊर्जा भी चाहिए होती है, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जाइलम यानी कि एक पेड़ है, तो पेड़ में जाइलम क्या करता है? नीचे से पानी और यानी जल को और जो खनिज लवण है उनको ऊपर लेके जाता है जड़ों के माध्यम से। वहीं जो फ्लोएम है वो पत्तियों में बने खाना को पूरे शरीर तक, यानी कि पौधे के पूरे शरीर तक भेजता है। तो इन दोनों में अंतर पूछा गया है, तो आओ अंतर देख लेते हैं। जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन और फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन। पहला पॉइंट है, इसमें जल एक एवं खनिज लवण केवल ऊपरमुखी दिशा में संवाहित होते हैं, यानी कि ऊपर की ओर ही जाते हैं। जबकि फ्लोएम में देखें तो इसमें भोजन अमीनो, तो जाइलम से अपन ने देखा था कि इसमें जल
एवं खनिज लवण केवल ऊपरमुखी दिशा में यानी कि ऊपर की तरफ ही जाते हैं। फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन, इसमें भोजन अमीनो अम्ल का संवहन दोनों दिशाओं में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी होता है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों ही साइड होता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें जल तथा लवण का संबंध दाब तथा वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा होता है। जैसे नीचे से दाब लगता है तो ऊपर तक जाता है, साथ में वाष्पोत्सर्जन यानी पत्तियों में पानी की कमी होती है, वहाँ पे एक दबाव बनता है तो नीचे से पानी ऊपर डिमांड की जाती है तो ऊपर जाता है। इसमें एटीपी का प्रयोग होता है, किसमें? फ्लोएम में। नेक्स्ट है, जाइलम ऊतक में पदार्थों का परिवहन वाहिनिकाओं तथा वाहिकाओं द्वारा होता है, जो मृत ऊतक हैं। फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी नलिकाओं द्वारा होता है। इसमें किसके द्वारा हो रहा था? वाहिनिकाओं द्वारा और वाहिकाओं द्वारा। इसमें चालनी नलिकाओं द्वारा होता है। चालनी नलिकाओं द्वारा संलग्न साथी कोशिका की सहायता से होता है, जो जैव कोशिकाएं। इसमें मृत ऊतक है, इसमें जैव कोशिकाएं हैं। तो ये है फ्लोएम और जाइलम में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फुफ्फुस में कोशिकाएं तथा वक्र में वक्राणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तो आइए, कोशिकाएं क्या हैं? फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई, और वक्राणु क्या है? वक्र यानी कि किडनी की सबसे छोटी इकाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब कि और मज़ेदार एक क्वेश्चन है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। कोशिकाएं फुफ्फुस यानी फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयाँ हैं। वक्राणु वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, और कोशिका हमारे शरीर की। वैसे क्वेश्चन नहीं है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिकाओं द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है, वक्राणु द्वारा रक्त का आदान प्रदान होता है। तीसरा पॉइंट है, रक्त से CO2 पृथक करता है तथा शरीर से बाहर निकालता है। एक कोशिकाएं क्या करती हैं? शरीर से यह रक्त से CO2 पृथक करती हैं और शरीर से बाहर निकालती हैं। जबकि वक्राणु, इनमें नाइट्रोजन वज्र पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल वक्राणु में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। चौथा पॉइंट है, कोशिकाएं गैस के विनिमय के लिए बड़ा सतही क्षेत्रफल उपलब्ध कराती हैं, जबकि वक्राणु कुंडली के आकार का नेफ्रॉन फिल्टर करने के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है, और वक्राणु में इसमें पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है, जो नलिका के रूप में कप के आकार के सिरे के अंदर होता है, जो छने हुए मूत्र को एकत्र करता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसकी क्रियाविधि बता दें तो ये पूरे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपको और किस टॉपिक पे मतलब कि वीडियो चाहिए ये बताएं। आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके पास अगर रिसोर्सेज की कमी है तो आप और क्या क्या रिसोर्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ, क्योंकि कई बच्चों के पास क्या है ना, उनके पास में सीरीज़ नहीं है, मतलब क्वेश्चन आंसर की गाइड नहीं है, तो ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।